Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Very warm welcome to our next lecture, which is families in periodic table. तो आज जो हमने पढ़ना है वो हमारे पास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक का जो टॉपिक 1.5 है, जिसका नाम है जी फैमिलीज़ इन पीरियोडिक टेबल। अच्छा, ये फैमिलीज़ इन पीरियोडिक टेबल क्या होता है, हम इसको देखते हैं। हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जितने भी ग्रुप्स होते हैं, सब की उस एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सब की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से सिमिलर होती हैं, काफ़ी हद तक सेम होती हैं। यानी कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सब की कुछ प्रॉपर्टीज़, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मैच करती हैं, एक दूसरे से सिमिलर होती हैं। इसी वजह से हमने उसको एक ग्रुप को फैमिली का नाम दे दिया है। मैं अगर आपको आसान अल्फाज में कहूँ तो हर ग्रुप, आपने ग्रुप के बारे में पढ़ा है लास्ट लेक्चर्स में, पीरियोडिक टेबल में 9th में भी पढ़ के आए हैं, और अभी भी आपने पढ़ा है कि ग्रुप क्या होता है। तो पीरियोडिक टेबल का हर ग्रुप एक फैमिली कहलाता है। अच्छा, फैमिली किसे कहते हैं? एक अगर आपकी फ़ैमिली होती है, इसका मतलब होता है उसके अंदर जितने भी अफराद है वो तकरीबन सेम है, यानी कि उनके अंदर डीएनए सेम है। वो सब, उनके अंदर कुछ काम उनके होंगे, उनकी कुछ आदतें होंगी जो कि सेम होंगी। इसी वजह से उन्हें एक फ़ैमिली कह दिया जाता है। ठीक है, वो एक ही घर में रहते हैं, एक ही तरह का काम करते हैं, जिस वजह से उन्हें फ़ैमिली कहा जाता है। इसी तरह हमारे पीरियोडिक टेबल में भी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक ग्रुप में रिज़ाइड करते हैं, हम भी देखें एक फ़ैमिली घर में रहती है, इसी तरह पीरियोडिक टेबल की जो फैमिली होती है वो एक ग्रुप में होती है। जितने भी एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच करती है, उन्हें हम कहते हैं जी फैमिलीज़ इन पीरियोडिक टेबल। होप सो कि आपको फैमिलीज़ की समझ आ गई होगी। फिर भी हम इसकी रीडिंग करते हैं कि आपकी बुक ने क्या लिखा है। जी देखते हैं जी, एलिमेंट्स में बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू एलिमेंट फैमिलीज़। इस लाइन का मतलब ये है कि हमने पीरियोडिक टेबल को पहले हम ये देख चुके हैं कि हमने मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड के अंदर पीरियोडिक टेबल को कैसे में एलिमेंट्स को कैसे क्लासीफाई करना है। कुछ एलिमेंट्स मेटल होती हैं, कुछ नॉन मेटल होती हैं, कुछ मेटालॉइड्स होती हैं, ये हम पढ़ के आ चुके हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि हमने एलिमेंट्स को ब्लॉक्स में क्लासीफाई किया। ठीक है, फिर एलिमेंट्स को हमने ग्रुप्स और पीरियड्स में क्लासीफाई किया। ठीक है, इसी तरह हम एलिमेंट्स को एक और तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी कैटेगराइज कर सकते हैं, और वो तरीका किस चीज़ पे बेस करेगा? वो फैमिलीज़ पे बेस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एन एलिमेंट फैमिली इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट शेयरिंग कॉमन प्रॉपर्टीज़। ये इसकी डेफिनेशन है जी, कि क्या वो एलिमेंट, एक एलिमेंट की फैमिली क्या होती है? इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट, ये कुछ एलिमेंट्स का सेट होती है, विच आर शेयरिंग कॉमन प्रॉपर्टीज़, जो कि कुछ ख़ास कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि वो शेयर कर रहे हैं। यानी कि उस ग्रुप के, उस फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उन सब की कुछ प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से कॉमन होंगी। ठीक है जनाब। अच्छा, आगे आपकी बुक कहती है देयर आर 5 फेमस फैमिलीज़ ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। आप देख लें, आपकी बुक में लिख दी है, तो ये MCQs के तौर पे हो सकता है कि व्हाट आर द मोस्ट फेमस एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। सो आंसर इज़ 5। लेकिन फैमिलीज़ हमारे पास 8 होती हैं पीरियोडिक टेबल में, और अगर मैं ट्रांजिशन मेटल्स को ऐड कर दूं तो 9 होती हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ये एडिशनल थी। चलिए इसके नीचे ये देखते हैं, हमारे पास जो फैमिलीज़ आपकी बुक ने आपको दी हैं वो हैं 6। पहली है जी अल्कलाई मेटल। इन सबको हमने सेपरेटली पढ़ना है, अभी ये सिर्फ अब नाम देख रहे हैं। जिसके अंदर हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम आती हैं। उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम एंड रेडियम। फिर ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं स्कैंडियम, टेलोरियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरिक, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। उसके बाद हमारे पास चाल्कोजेंस होती हैं, ऑक्सीजन, सल्फर। उसके बाद हमारे पास होती है सेलेनियम, टेलिनियम, पोलोनियम। फिर हैलोजन होती हैं हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टर्डीन वगैरह। उसके बाद हमारे पास होती हैं जी नोबल गैसेज, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। ठीक है जनाब। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
यहाँ पे हमारे पास यानी कि हमारा पहला फैमिली होती है जी अल्कलाई मेटल। कौन, इसका नाम क्या है? अल्कलाई मेटल। अच्छा, आप अपना पीरियोडिक टेबल देखें, इसमें हमारे पास जो ग्रुप 1 होता है ये पूरा का पूरा ग्रुप 1 अल्कलाई मेटल होता है। अच्छा, इसके अंदर ना आप हाइड्रोजन को फ़िलहाल निकाल दें, क्योंकि पूरे आप ना, अगर आपकी पिछली बुक होती तो आप इसमें ज़रूर पढ़ते कि जो हाइड्रोजन का बिहेवियर होता है ना वो सबसे डिफरेंट होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसके साथ हाइड्रोजन का बिहेवियर मैच करता है। आप कहेंगे कि भाई नहीं, इसकी भी वैलेंसी 1 होती है, इसके अंदर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये ग्रुप 1 में इसकी प्रॉपर्टीज़ मैच करनी चाहिए। पर भाई आप ग्रुप 7 भी देखें, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। इसी तरह जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसे भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। अगर उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है। ग्रुप 7 के एलिमेंट्स की तरह ये भी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम के साथ रिएक्शन कर जाता है, लेकिन ग्रुप 1 के एलिमेंट्स इसके साथ रिएक्शन नहीं करते। ये इसने डेविएशन शो की ग्रुप 1 की प्रॉपर्टीज़ से। इसी तरह ग्रुप 7 की प्रॉपर्टीज़ के साथ भी इसके अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी शेयर करता है, कुछ इसके अंदर डिफरेंस होती हैं, और कुछ ग्रुप हमारे पास जो 4 होता है उसके साथ भी इसकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं, और बहुत से एलिमेंट्स के साथ, बहुत से ग्रुप्स के साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं। इस वजह से हमने इसको सेपरेट रखा हुआ है। इस वजह से हमने हाइड्रोजन को इनमें से किसी के साथ भी नहीं लेना, ठीक है। अब मैंने आपको इसकी छोटी सी रीज़न बता दी। अगर आपकी पिछली जो बुक चेंज हो गई है वो होती तो आप ज़रूर पढ़ते कि हमने इसके अंदर जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ में डेविएशन होता है, ठीक है, लेकिन अभी हमने इसमें नहीं पढ़ना। नेक्स्ट देखते हैं हमने कि अल्कलाई मेटल क्या होते हैं। अच्छा जी, एलिमेंट्स इन द ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज अल्कलाई मेटल। हम यही बात कर रहे थे कि ग्रुप 1 आपका जो पीरियोडिक टेबल का होता है, जिसका हमने निमोनिक रखा हुआ है हाली ने की रब से फरियाद, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। हाइड्रोजन को एक्सक्लूड कर दें, इन सब को हम कहते हैं अल्कलाई मेटल। अच्छा, इनको अल्कलाई मेटल क्यों कहते हैं? आपकी बुक कहती है बिकॉज दे प्रोड्यूस अल्कलाइज व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर। अल्कलाइज क्या होते हैं जी? हमारे पास अल्कलाइन सोल्यूशन होते हैं, बेसिक सोल्यूशन होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हमारे पास रुबीडियम हाइड्रोक्साइड, ETC एट्सेट्रा। मतलब कि जब हम इनको वाटर से रिएक्शन कराएं, फॉर एग्जांपल सोडियम को आप वाटर से रिएक्शन करवाएं तो NaOH एक कंपाउंड बन जाता है। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। अभी हमारे पास जो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक अल्कलाइन सोल्यूशन है, क्योंकि अब आपकी सारे के सारे अल्कलाई मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये अल्कलीज या अल्कलाइन सोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, जिस वजह से इन्हें हम अल्कलाई मेटल भी कहते हैं। अच्छा, इसकी एक और रीज़न भी है कि हमारे पास जो अल्कलाई जो वर्ड है ये अरेबिक ओरिजिन का है, जिसका मतलब होता है ऐश। तो उस वक्त जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो भी ऐश कहते हैं राख को, जले हुए दरख्तों की जो राख को देखा या एनिमल्स की राख को देखा, तो उन्हें उसके अंदर सोडियम और पोटेशियम वगैरह बहुत एक्सेस अमाउंट में मिले, जिस वजह से उन्होंने इसको अल्कलाई कह दिया। ठीक हो गया। एक ये भी रीज़न थी जो आपकी बुक ने मेंशन नहीं की। चलिए, जो आपने ये मेंशन किया ये भी ठीक है, और ये मोस्ट एडवांस है, इससे आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद आगे देखते हैं जी क्या कहती है आपकी किताब। सोडियम एंड पोटेशियम आर नोटेबल एग्जांपल्स ऑफ दीज एलिमेंट्स, यानी कि सोडियम और पोटेशियम ये नोटेबल एग्जांपल है इन एलिमेंट्स की। किन एलिमेंट्स की? अल्कलाई मेटल्स की, जो अल्कलाइज प्रोड्यूस करते हैं वाटर के साथ रिएक्शन के बाद। ओके, अल्कलाई मेटल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कैरेक्टराइज बाय का मतलब होता है पहचाने जाना, ठीक है। आपके ID कार्ड के ऊपर लिखा होता है जी इलामती निशान, ठीक है। इसी तरह का कुछ वर्ड होता है शनाख्ती इलामत। इसी तरह कैरेक्टराइज बाय का मतलब होता है शनाख्ती इलामत। तो अल्कलाई मेटल की शनाख्ती इलामत क्या होती है? इनके अंदर वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। पूरे एटम में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इस बात को याद रखिएगा। अगली चीज़ किस वजह से पहचाने जाते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात लो डेंसिटीज़, कि भाई इनकी डेंसिटीज़ बहुत कम होती हैं। अगर आप सोडियम को वाटर में रखते हैं ना, तो वो सोडियम जो होता है हमारा
पानी के ऊपर फ्लोट करने लगता है। अगर कभी आपने इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा हो 10th क्लास में तो आपको पता होगा कि हर वो चीज़ जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर होती है और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो सोल्यूशन में नीचे रहती है। सोडियम को अगर पानी में रखा जाए तो वो उसके ऊपर फ्लोट करने लगता है, बिल्कुल आइस बग्स की तरह। इसी वजह से इससे हमें पता चलता है कि सोडियम की डेंसिटी कम होती है, पोटेशियम की भी कम होती है, इसी तरह सबकी कम होती है। उसके बाद रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। उसके बाद लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी लो होती है। मतलब अगर आपने आयनाइजेशन एनर्जी आपको याद हो तो इसका अगर फिज़िकल मीनिंग ये है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी होता है कि किसी भी चीज़ की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी जबकि वो अपने इलेक्ट्रॉन जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली होल्ड करेगा। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होती है, यानी अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो सा इनका होता है ये बहुत लाइटली उसको होल्ड करते हैं, ठीक है। इसी वजह से उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है रिमूव करना आसान होता है। तो अगली बात भी वो यही कर रहा है कि दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ये बात आप लोग पल्ले से बांध लीजिए कि जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा। मतलब कि रिएक्टिविटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ये बात आप लोग लिख के रख लें अपनी किताब के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई आप में से MD कैट या ई कैट करेगा तो उसमें ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आप याद रख लें, ठीक है। कि जितनी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतनी ज़्यादा मेटल आपकी रिएक्टिव होगी, यानी कि उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जितना रिलीज़ आसानी से होगा उतना अच्छा वो रिएक्शन देगा। अब अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज़ ही नहीं कर रहा, उसको उसने बहुत स्ट्रांगली होल्ड किया है, तो हमें उसको उसका वो बॉन्ड तड़वाने के लिए एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि रिएक्शन मुश्किल हो जाएगा। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल्स होती हैं वो अल्कलाई मेटल्स होती हैं। नेक्स्ट हमारी जो आती है वो होती है जी अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब आप अपने पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 2 देखें। ग्रुप 2 पूरा का पूरा कहलाता है जी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है जनाब। ग्रुप 2 क्या कहलाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब मैंने आपको अल्कलाइन का तो मतलब बता दिया कि ऐसी चीज़ जो वाटर के साथ रिएक्शन करे और अल्कलाइन सोल्यूशन बनाए उसको हम अल्कलाई कहते हैं। और अर्थ का मतलब है कि ये अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा पाए जाते हैं। हमारे पास जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं वो अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसी वजह से हम इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। क्यों? एक तो इनका अल्कलाइन नेचर है, दूसरी बात ये कि ये अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं। चलें देखिए आपकी बुक क्या कहती है। Group 2 elements are metals primarily found in the earth and form alkalis। देखिए उसने भी वही बात की कि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स सब के सब मेटल्स होते हैं और ये अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा पाए जाते हैं और ये अल्कलाइज बनाते हैं। Hence they are referred to as alkaline earth metal। इसी वजह से हमने इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा है। इनके एग्जाम्पल्स में शामिल होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम। अच्छा, इनकी अब हमारे पास जो शनाख्ती इलामत है वो क्या है? दीज एलिमेंट्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। ओके, ये इसकी शनाख्ती इलामत है कि जिस भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहलाएगी अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। मेकिंग दैम डाईवैलेंट। डाईवैलेंट का मतलब होता है उसकी वैलेंसी 2 है। ओके, दे आर मेटेलिक सॉलिड्स। ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं और सॉलिड्स होते हैं। दे आर हार्डर एंड डेंसर देन अल्कलाई मेटल। अब ग्रुप 1 के एलिमेंट्स यानी अल्कलाई मेटल से ज़्यादा हार्ड होते हैं और डेंसर होते हैं, इनकी डेंसिटी उनसे ज़्यादा होती है। दे आर ईजिली ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइजेशन आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा गालिबन। ऑक्सीडाइजेशन क्या होता है? एबिलिटी टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इनके अंदर ऑक्सीजन बहुत ईजीली ऐड हो जाता है रिएक्शन करके। जैसे अगर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, बेरियम ऑक्साइड बन जाता है ईजीली। इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि दे आर ईजीली ऑक्सीडाइज्ड विद हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि ये
हीट और इलेक्ट्रिक करंट के इनके अंदर जो कंडक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। होप सो कि आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल की समझ आ गई होगी। अगर इनके निमोनिक को देखें तो इसकी होती है बीमच का सरबारा। इनकी अगर आप तफसील से वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में मैसेज करें ताकि मैं इसकी एक निमोनिक की अलग से वीडियो बनाऊं, ताकि आपको पूरा पीरियोडिक टेबल बआसानी याद हो जाए और आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आपकी पीरियोडिक टेबल के सेंटर में जितने भी मेटल्स पाई जाती हैं वो सारी की सारी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाती हैं। ये पीरियोडिक टेबल की सबसे बड़ी फैमिली होती है, ठीक है जनाब। और ये पीरियोडिक टेबल के मिडल में पाई जाती है, यानी ग्रुप टू और 13 के दरमियान में जो 10 ग्रुप्स हमारे पास पाए जा रहे हैं वो सारे के सारे एक फैमिली कहलाते हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इसके अलावा इसके नीचे जो एंड के ऊपर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, यानी कि ऊपर तो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं और उसके नीचे जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो भी सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। देखते हैं आपकी किताब क्या कहती है। द ट्रांजिशन मेटल्स मेक अप द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द एलिमेंट। इज इट क्लियर? इन द मिडल ऑफ पीरियोडिक टेबल, ओके, it must be clear. They include 4 series of D block elements. क्या जी? इनके अंदर D block element की 4 सीरीज़ आती हैं। ओके, उसके बाद एज वेल एज लैंटेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स, यानी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि पूरा का पूरा आसान अल्फाज में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक जो हमारे पास ये 2 ब्लॉक्स होते हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात आपकी किताब ने नहीं लिखी जो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कहते हैं जी आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये आपको एमडी कैट और ई कैट में आपके लिए फ़ायदेमंद बात होगी, इसको आप लिख लें, नोट कर लें। आगे देखते हैं। दे एग्जिबिट हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये इनके अंदर हाई थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, मतलब कि ये हाईली इनकी जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी होती है। दे आर वेरी गुड कंडक्टर, द मोस्ट बेस्ट कंडक्टर्स। अब ये मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है और बेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है। ये बताने का मकसद ये है कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी वाले एलिमेंट्स होंगे। अब इसके अंदर आयरन होता है, ये भी बहुत अच्छा कंडक्टर है। हमारे पास इसके अंदर कॉपर होता है जो कि बेस्ट कंडक्टर है। इसी के अंदर हमारे पास गोल्ड होता है जो कि बहुत ही अच्छा और कॉपर से भी अच्छा कंडक्टर होता है। और दुनिया का सबसे बेस्ट कंडक्टर जो सिल्वर होता है वो भी इसी ग्रुप में पाया जाता है, यानी कि जितनी मेटल्स हैं वो सारी इसी ग्रुप में पाई जा रही हैं, जो कि सारी की सारी बेस्ट कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा अगर ये एमसीक्यू आ जाए। विच फैमिली हैज़ द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, तो आपने आंखें बंद करके ट्रांजिशन एलिमेंट्स लगा देना है। सच में आंखें बंद नहीं करनी, गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दे आर हाई मेल्टिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अब आप बताएं कि आयरन को पिघलाने के लिए कितना हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसी तरह बाकी एलिमेंट्स का भी कंसीडर कर लीजिए, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अच्छा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होती है। ऑक्सीडेशन का स्टेट का मतलब होता है अपेरेंट चार्ज, ठीक है। तो इसके अंदर हर एलिमेंट का अपेरेंट चार्ज डिफरेंट होता है। आपने 9th क्लास में ये भी पढ़ा होगा, फेरिक और फेरस। जब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होती है तो उसे फेरिक कहते हैं, जब 3 होती है तो उसे फेरस कहते हैं। इसी तरह हर एलिमेंट की इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है, कम या ज़्यादा। एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकती हैं। और इनके अंदर बहुत इलेक्ट्रॉन की जो हमारे पास क्लाउड होता है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है, जिसकी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमारे पास कोई रूल बनाना मुश्किल होता है। उसके बाद दे आर मोस्टली फॉर्म कलर कंपाउंड। ये जितने भी कंपाउंड हमारे पास बनाते हैं ना दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करने से, तो सारे के सारे कलर्ड होते हैं। जैसे अगर हम इसका देख ले, यानी कि इनके जो सॉल्ट्स होते हैं वो सारे के सारे कलर्ड साल्ट होते हैं। कॉपर सॉल्ट जितने भी होते हैं वो ब्लू कलर में होते हैं। इसी तरह ग्रीन सॉल्ट्स होते हैं हमारे पास, और येलो सॉल्ट होते हैं। इसी तरह वाइट सॉल्ट भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास जो है वो है हेलोजेंस। हेलोजेंस को तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इससे पहले आता है चाल्कोजेंस। अच्छा, ग्रुप 6 जो होता है आपके पास, यानी 16
ग्रुप जो होता है वो सारे के सारे एलिमेंट्स चाल्कोजेंस कहलाते हैं। एक बुक पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड चाल्कोजेंस, ओके, बिकॉज मोस्ट ओर्स ऑफ कॉपर, ग्रीक चाल्कोस आर ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स। यानी कि हमारे पास कॉपर की जितनी भी ऑर्स होती हैं ना, कॉपर हमेशा मिलती है या तो ऑक्सीजन के साथ या सल्फ़र के साथ, यानी ऑक्साइड बना के या सल्फाइड बना के। यानी कि जितनी भी ऑर्स होती हैं उसके अंदर ऑक्सीजन और सल्फाइड और ये इस ग्रुप 6 के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और ग्रीक लैंग्वेज में और को कहते हैं चाल्कोस, इसी वजह से हमने इनको नाम रखा है चाल्कोजेंस, क्योंकि ये ओर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और सल्फ़र ये बाकी चीज़ों की ओर्स में पाए जाते हैं। इन दिस ग्रुप ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल होते हैं। सिलीनियम, टिलोरियम एंड पोलोनियम मेटलॉइड्स होते हैं। एंड रिवरोनियम हमारे पास मेटल होती है। ये बात याद रखिएगा, एमसीक्यूज आ सकता है। अच्छा जी, अगर आप इसका निमोनिक अगर मैं आपको अभी बताऊं तो वो होगा ओसिडिपो। इसकी मज़ीद तफसील मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप कमेंट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो आएगी। अगर आपने मुझे इसमें अच्छा लाइक किया, अच्छे कमेंट किए, तभी मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा इसके निमोनिक्स की। ठीक है, तो जल्दी से देख के रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। हैलोजेंस की बात करते हैं। Elements in the group 17 known as halogens are non-metallic। ग्रुप 7 को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, या 17 को, कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं, उनको हैलोजेंस कहते हैं। अब हैलोजेंस क्यों कहते हैं? हैलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मर, और इस हैलोजन को हम सॉल्ट फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, तो द टर्म हैलोजन मीन सॉल्ट formers because these elements easily react with alkali metal and alkaline earth metal to form stable halide salt। यानी कि ये एलिमेंट्स हमारी अल्कलाई और अल्कलाई अर्थ मेटल के साथ इजी रिएक्शन करके सॉल्ट्स बनाती है, जिस वजह से हमने इसको सॉल्ट फॉर्मर या हैलोजेंस का नाम दिया है। इसके एग्जांपल आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिडीन। और उसके बाद हैलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स। हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन सी थी? अल्कलाई मेटल। और हाईली रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स कौन सी हैं? ग्रुप 7 मतलब हैलोजन, बिकॉज दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये याद रख लीजिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी इन नॉन मेटल्स। ठीक है, हैलोजेंस कैन इजीली एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर आउटरमोस्ट शेल। ये इजीली 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और क्या करते हैं जी, अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, हमारे पास नेक्स्ट आता है जी नोबल गैसेस। ये पूरे पीरियोडिक टेबल की सबसे शरीफ तरीन गैसेस हैं, सबसे शरीफ तरीन एलिमेंट्स हैं। और नोबल गैसेस का भी ये मतलब है, नोबल कहते हैं शरीफ को जी। तो ये जो फैमिली है ये ख़ानदान शरीफ है। शरीफ किस तरह कि ये बिल्कुल पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, किसी को भी नहीं कहता कि मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, किसी को भी नहीं अपना इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर धोंसता कि मेरा इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से मुझसे ले लो, किसी को तंग नहीं करता, जिसकी वजह से हमने इसको नोबल गैसेस का नाम दिया है। द नोबल गैसेस आर अ ग्रुप ऑफ अनरिएक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन ग्रुप 18। ग्रुप 8 या ग्रुप 18 जो सा होता है हमारे पास नोबल गैसेस कहलाता है, जो हमारे पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट साइड के ऊपर पाया जाता है। इसके एग्जांपल्स में हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन वगैरह शामिल होते हैं। ड्यू टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन होती है, कंप्लीट आउटरमोस्ट शेल होता है, इसकी वजह से दे आर ऑलमोस्ट एंटायरली अनरिएक्टिव अंडर नॉर्मल कंडीशन। इसी वजह से ये नॉर्मली हमारे पास अनरिएक्टिव होते हैं एंड रेयरली फॉर्म कंपाउंड्स विद अदर एलिमेंट्स। और इसके जो हायर एलिमेंट्स होते हैं ना, जीनॉन वगैरह, वो हमारे पास कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि बनाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आ सकती है ZeF2, ZeF2, ZeO2 एंड ZeOF2। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास नोबल गैसेस के कंपाउंड्स की, जो कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ इन्होंने रिएक्शन करके बनाया होता है। दीज एलिमेंट्स आर मोनो एटॉमिक इन नेचर। तो ये सारी की सारी गैसेस मोनो एटॉमिक होती हैं, यानी कि इनका एक ही एटम होता है। ठीक है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, एक MCQ होता था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। यानी कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर जो स्टेबल होता है वो होता है हमारे पास जी नोबल गैसेस में से कोई भी इसमें से एलिमेंट आ सकता है।
साथ आपके साइड बॉक्स में उसने कहा है कि in mind although noble gases are unreactive, however they have some compound. An example is compound of xenon such as xenon hexafluoroplatinate ZeXePtF6। ये एक इसका कंपाउंड आपकी किताब ने लिखा है। द मोस्ट इनर्ट गैस वाज चेंज टू नोबल गैस। ओके, अच्छा ये तो सारे वो थे जो कि आपकी किताब ने मेंशन किए थे। इसके अंदर हमारे पास बोरॉन फैमिली भी होती है, कार्बन फैमिली भी होती है, नाइट्रोजन फैमिली भी होती है। इन फैमिलीज़ को आपकी किताब ने डिस्कस नहीं किया, बस आप इतना याद रखिए कि ये भी फैमिलीज़ हमारे पास पीरियोडिक टेबल में होती हैं। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ ज़रूर आया होगा। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको आप लाइक करें ताकि ये वीडियो आपके पास सेव हो जाए और हमारी भी हौसला अफजाई हो, हम भी इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स बनाएं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिल सकें और आप कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। थैंक यू सो मच, अपना रखिए।